आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परासरण एवं परासरण दाब के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि परासरण क्या होता है। तो इस परासरण को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहां हमने एक ए विलयन ले रखा है। ए हमारा क्या है? शुद्ध जल, जिसको हम विलायक भी बोल सकते हैं। यहां दूसरे पात्र में हम ले रखा है बी। तो बी क्या है? जल प्लस नमक का विलयन। और इन दोनों को हमने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जोड़ा हुआ है। तो दोबारा ध्यान सुनना, यहां ए है हमारा शुद्ध जल, इस पात्र में बी है जल प्लस नमक, या विलयन हो गया हमारा। अब होता क्या है कि जो शुद्ध जल है वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए इस विलयन की ओर गमन करता है, और जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परासरण। तो इसमें दो तीन चीजें समझने की है। तो सबसे पहले ये जो हमारा शुद्ध जल है, इसमें विलयन की सांद्रता कम है। देखो, सांद्रता कम से मतलब क्या है? विलयन की सांद्रता यहां पर कैसी है? कम है। इसका मतलब क्या है? विलयन है हमारा, वो दो अवयव से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है विलय और दूसरा विलायक। तो यहां केवल विलायक है, जल है केवल। क्या इसमें कुछ घुला हुआ है? नहीं है। जब नहीं है तो इसकी सांद्रता कैसी है? बहुत कम है। क्योंकि जितना हम विलय पदार्थ किसी के अंदर घोलते हैं उसकी सांद्रता उतनी ही बढ़ती जाती है। तो यहां जो जल था उसके अंदर कोई विलय पदार्थ नहीं घुला हुआ है, इसलिए विलयन की सांद्रता यहां पर कैसी है? कम है। इधर देखते हैं, जल है उसमें हमने नमक घोल रखा है। अब नमक क्या है? अवाष्पशील विलय। आप चीनी भी ले सकते हो। मतलब जो नमक है ये खुद तो वाष्प अवस्था में आएगा नहीं, इसलिए कैसा? अवाष्पशील। तो जब हमने जल के अंदर नमक डाल दिया तो ये हमारा बन गया विलयन। अब यहां नमक है कुछ मात्रा में, तो यहां उपस्थित है, इसलिए इसकी तुलना में इसकी जो सांद्रता है वो कैसी हो जाएगी? उच्च। क्योंकि विलय की कुछ ना कुछ मात्रा तो है, कुछ ना कुछ नमक तो हमारे पास यहां है। नमक जितना बढ़ाएंगे, नमक हमारा क्या है? विलय। विलय की मात्रा बढ़ने पर सांद्रता बढ़ती है, तो इसकी सांद्रता हमारी कैसी है? उच्च। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि यहां तो विलयन की जो सांद्रता है वो कम है, क्योंकि विलय उपस्थित नहीं है। और यहां विलयन की सांद्रता कैसी है? उच्च है, क्योंकि यहां विलय नमक उपस्थित है। अब देखो, एक परिभाषा तो हमारी ये हो जाएगी, जो विलयन की सांद्रता यहां पर कैसी है? कम। तो विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाला गमन है, वो कहलाता है परासरण। यहां हमको एक बात और नोटिस करनी है, ये जो झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसकी भी एक विशेषता होती है। इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं SPM, सेमी परमेम्ब्रेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये विलायक के लिए पारगम्य तथा विलय के लिए अपारगम्य। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके द्वारा केवल विलायक, विलायक हमारे यहां पर क्या है? जल। तो केवल जल के अणु हैं वो आर पार जा सकते हैं,
विलय के जो अणु हैं उसके लिए कैसी होती है, अपारगम्य, मतलब उसके द्वारा ये आ जा नहीं सकते। यानी कि ये जो हमारा नमक है ये कहीं आ जा नहीं सकता, केवल क्या आ जा सकते हैं, विलायक। विलायक मतलब हमारा शुद्ध जल। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है वो विलायक के लिए तो पारगम्य होती, विलायक मतलब जल के लिए, यहां पर सामान्यतः हम जल ही लेते विलायक के रूप में, तथा विलय के लिए कैसी होती है, अपारगम्य, जैसे हमारा नमक हो गया। अब यहां से बहुत आसान परिभाषा बन जाएगी, विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला गमन परासरण कहलाता है। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन करेंगे, और किसके द्वारा गमन करेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परासरण। तो एक परिभाषा तो ये होगी हमारी परासरण की। देखो दूसरी परिभाषा और कई बुकों में लिखी होती है जिससे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो परिभाषा क्या है, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से। अब ध्यान देना, यहां विलायक क्या है, जल है, यहां भी विलायक क्या है, जल। इन दोनों में से विलायक या जल है उसकी मात्रा अधिक कहां है, यहां सारा जल है। जब यहां शुद्ध जल है तो यहां जल की मात्रा कैसी है, अधिक, या मैं कह सकता हूं कि विलायक की सांद्रता कैसी है, उच्च। ध्यान रखना, विलयन की कम है लेकिन विलायक की कैसी है, उच्च, मतलब विलायक की मात्रा। तो यहां विलायक अधिक मात्रा में और यहां विलायक कैसा है, कम, या इसकी सांद्रता कैसी है, निम्न। क्यों निम्न है, क्योंकि यहां पर नमक आ गए। तो दूसरी परिभाषा हमारी क्या बन सकती है, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यह उच्च सांद्रता है, इससे निम्न सांद्रता की ओर इस अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला गमन परासरण कहलाता है। तो दोनों ही परिभाषा सही है, बस अंतर क्या है दोनों में, दोबारा सुन ले एक बार। यहां आएगा विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला गमन परासरण कहलाता है। यहां क्या आएगा, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता या अधिक मात्रा से निम्न सांद्रता या मात्रा की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो ये तो बात हमारी होगी परासरण की। तो हुआ क्या कि जो शुद्ध जल है ए से और बी की तरफ जा रहा है, ए से किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ, और किसके द्वारा जा रहा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। अब हमको ये कह दिया जाए कि ये जो शुद्ध जल है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, अच्छा एक चीज और सुनो, ये ए से बी की ओर जा रहा है, कब तक जाएगा ये, जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। यहां मान लो ये धीमी गति से जा रहा है, इसको हमको तेज करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम, इसके अंदर हम और नमक मिला दें। जब नमक मिलाएंगे तो इसकी सांद्रता और बढ़ती जाएगी, विलयन की जो सांद्रता है अधिक होती जाएगी। विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है, विलय की मात्रा को बढ़ाना। विलय क्या है, नमक। तो नमक की मात्रा या इसके कणों की संख्या को हम जितना बढ़ाएंगे उतनी ही तेजी से विलयन इसकी तरफ गति करेगा। तो यहां पर क्या था, ए से बी की तरफ जब ये गति कर रहा था अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, तो हमारा परासरण हो रहा था। अब हमको क्या करना है, इस परासरण को रोकना है। तो जब इस परासरण को हम रोकेंगे तो हमको एक दाब लगाना होगा, और वही दाब हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब। अब आप खुद से सोचो, जब विलयन ए से बी की ओर जा रहा है, इधर गति कर रहा है, तो दाब हम कौन से विलयन पर लगाएंगे, बी पर।
तो यहां हमने दाब लगाया, एक पिस्टन लगा दिया हमने, जिससे हमने इस पर दाब लगाया। जब हम इस पर दाब लगाएंगे, कितना दाब लगाना है कि ये जो विलयन ए है ये बी की ओर गति करना बंद कर दे, और वही दाब हमारा क्या कहलाएगा, परासरण दाब। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वो परासरण दाब कहलाता है। दोबारा सुनना, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वो परासरण दाब कहलाता है। तो ये हमारी बात होगी परासरण दाब की, और परासरण दाब है, इसको हम पाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। अच्छा, एक बात और हमको ध्यान देनी यहां पर, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया दाब तो परासरण दाब था। ये जो परासरण दाब है ये किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर आएगा कि जितना ज्यादा हम नमक मिलाएंगे यहां, उतनी इस विलयन की सांद्रता उच्च होगी और उतनी तेजी से परासरण की क्रिया होगी, उतनी तेजी से ए से बी की तरफ विलायक के अणु गति करेंगे। यहां जितना नमक होगा इस विलयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी और उतनी ही तेजी से ए से बी की ओर विलायक के अणु है वो गति करेंगे। तो नमक है, इसकी जो कणों की संख्या है इस पर हमारा क्या निर्भर कर रहा है, परासरण दाब। तो परासरण दाब हमारा कैसा गुण हो गया, अणुसंख्य गुण, पढ़ा था ना अणुसंख्य गुण। ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो परासरण दाब हमारा कैसा, अणुसंख्य गुणधर्म है। उसके बाद में एक हमारा एक शब्द बहुत बार पूछा जाता है, व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण ये क्या होता है, तो विलयन है विलयन ए से बी की ओर विलायक के अणु गति कर रहे थे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। इसको रोकने के लिए हमने विलयन बी है इस पर एक दाब लगाया था जो हमारा परासरण दाब था। अब हम क्या करें, इतना दाब लगाएं इस पर कि जो हमारा विलयन बी है इससे विलायक के जो अणु है वो विलयन ए की ओर गति करना शुरू कर दे। तो ये हमारा कहलाता है व्युत्क्रम परासरण। तो वह दाब जिसके द्वारा विलयन की उच्च सांद्रता से विलयन की निम्न सांद्रता की ओर विलायक की अणु गति करना शुरू कर दे, तो वो दाब क्या कहलाएगा हमारा, व्युत्क्रम परासरण दाब। कौन सा, व्युत्क्रम परासरण। और ये दाब व्युत्क्रम परासरण दाब। इसको मैं एक डायग्राम द्वारा बताता हूं आपको, इसे बना लेते हैं। मान लो ये तो हमारा हो गया समुद्री जल और ये हमारा शुद्ध जल है। यहां हमने एक नल लगा दिया, तो ये हमारा समुद्री जल है। इस पात्र में हमारा कैसा जल है, शुद्ध जल है। जब ये हमारा शुद्ध जल है तो यहां विलयन की सांद्रता कैसी है, कम है। और जब समुद्री जल है, समुद्री जल में नमक भी होता है, उसके अलावा KCl हो गया, MgCl2 हो गए, ये वैद्युत अपघट्य उपस्थित होते हैं। तो नमक, KCl, MgCl2 ये हमारे क्या है, विलय। तो यहां विलय पदार्थ उपस्थित है और विलय की जितनी मात्रा बढ़ेगी विलयन की सांद्रता उतनी ही उच्च होती जाएगी। तो यहां विलय की उपस्थिति के कारण इस विलयन की सांद्रता हमारी कैसी है, अधिक है। अब क्या होगा, इस विलयन की उच्च सांद्रता से हमको विलयन की जो निम्न सांद्रता है उसकी तरफ प्रक्रिया करनी है या विलायक के अणुओं को भेजना है। अब क्यों भेजना है, मान लो हमको शुद्ध जल प्राप्त करना है,
वह समुद्री जल है, वो पीने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये वैल्यूम गट्टे मिले हुए हैं। हमको इस जल को शुद्ध करना है, तो जल को कैसे शुद्ध करें हम? अगर हम सामान्य प्रक्रिया देखेंगे तो ए से बी की ओर गति होगी, जो हमारी परासरण कहलाएगी। अब हम क्या करें कि यहां इस पिस्टन द्वारा दाब लगाएं, इतना दाब लगाएं कि ये जो बी है इससे एक की तरफ विलायक के अणु है वो गति करना शुरू कर दे। जब बी से एक की तरफ विलायक या जल के अणु गति करेंगे तो हमारा जल है वो शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, और जब हमारा जल शुद्ध हो गया तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं पीने के लिए। तो ये भी हमारा व्युत्क्रम परासरण उसके कारण ही संभव हुआ है, समुद्री जल का विलवणीकरण। तो इस प्रकार हम समुद्री जल से क्या कर सकते हैं? विलवणीकरण। और ये हमारे प्रक्रिया लाती है व्युत्क्रम परासरण। तो व्युत्क्रम परासरण का उपयोग हम समुद्री जल है उससे लवण को अलग करके उस समुद्री जल को पीने के योग्य बनाने में कर सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी व्युत्क्रम परासरण की। ये जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये फिनोल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसके द्वारा हम बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसका निर्माण हम फिनोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड द्वारा कर सकते हैं। और सामान्यतः जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली आती है वो सेल फोन से मिलकर बनी होती है। तो ये तो बात होगी अर्धपारगम्य झिल्ली की। अच्छा, एक दो शब्द और आते हैं हमारे। एक आता है अल्प पराशरी विलयन, या इसको हम बोलते हैं निम्न पराशरी विलयन। दूसरा हमारा आता है उच्च पराशरी विलयन, और तीसरा हमारा आता है सम पराशरी विलयन। तो एक हमारा हो गया अल्प पराशरी विलयन, एक हो गया उच्च पराशरी विलयन, और एक हो गया सम पराशरी विलयन। तो इनका मतलब क्या होता है, इसको एक उदाहरण द्वारा बताते हैं हम। यहां हमारा ए था, यहां विलयन बी है। मान लेते हैं यहां 10 ग्राम NaCl कितने में है? 100 ml जल में। तो यहां 10 ग्राम NaCl है वो 100 ml जल में उपस्थित है, और यहां कितना है? 10 ग्राम NaCl प्लस में 100 ml जल। तो अगर हम एक बात नोटिस करें तो यहां भी 10 ग्राम NaCl 100 ml जल में उपस्थित है, और यहां भी 10 ग्राम NaCl है वो 100 ml जल में उपस्थित है। और यदि इन दोनों के बीच में हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दें और फिर देखें कि परासरण क्रिया होगी या नहीं होगी, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि यहां परासरण की जो क्रिया है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों की जो सांद्रता है या दोनों है इनमें विलय पदार्थ की मात्रा है वो पर ml जल के अंदर समान है। 100 ml में 10 ग्राम, यहां भी 100 ml में 10 ग्राम, तो दोनों की सांद्रता कैसी है? समान है। तो ऐसा हमारा विलयन कहलाता है समपराशरी विलयन। अच्छा, हम ऐसा कर दें, यहां हम 5 ग्राम NaCl कर दें, और यहां कितना है? 10 ग्राम NaCl। अब क्या है? यहां विलय पदार्थ की मात्रा कैसी है? कम। तो इस विलयन की सांद्रता कैसी हो गई? कम। यहां विलय पदार्थ हमारा 10 ग्राम है, तो विलय पदार्थ की मात्रा यहां अधिक है। जब यहां विलय पदार्थ की मात्रा अधिक है तो इस विलयन की सांद्रता कैसी है? उच्च है। अब क्या होगा? अब हमारा जो ये जो विलयन है जिसकी सांद्रता कम है, ये इस
विलयन के सापेक्ष कैसा हो गया? अल्प पराशरी विलयन। दो ऐसे विलयन जिसमें एक विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन के सापेक्ष कम होती है, तो यह विलयन है, उस विलयन के सापेक्ष अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। दोबारा ध्यान सुनना, दो ऐसे विलयन जिसमें एक की सांद्रता कम है और दूसरे की सांद्रता अधिक है, तो जिसकी सांद्रता कम है वो दूसरे के सापेक्ष अल्प पराशरी विलयन, और जिसकी सांद्रता अधिक है वो क्या कहलाएगा? उच्च पराशरी विलयन कहलाएगा। ऐसे विलयन में हमेशा अल्प पराशरी विलयन से उच्च पराशरी विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणु वो गति करते हैं। तो यह बात होगी हमारी किसकी? अल्प पराशरी विलयन, उच्च पराशरी विलयन और समपराशरी विलयन की। देखो, परासरण दाब है पाई। एक तो ये समानुपात होता है विलयन की सांद्रता सी के। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो हमारा जल था उसमें हमने जितना नमक डाला था, नमक डालने को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? जितनी हमने सांद्रता बढ़ाई उतनी तेजी से परासरण की क्रिया हमारी हुई थी, और उसको रोकने के लिए उतना ही अधिक हमने परासरण दाब लगाया था। तो पाई है, ये किसके समानुपाती होता है? सी के। मतलब सांद्रता बढ़ाओगे तो परासरण दाब बढ़ेगा। और एक किसके समानुपाती होता है? ये टी के। तो पाई समानुपाती किसके होता है? एक तो सी के और एक टी के। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं, टी मतलब टेम्परेचर यानी कि तापमान, तो तापमान अगर हम बढ़ाते हैं तो विलायक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे विलायक के अणु तेजी से गति करेंगे, तो परासरण बढ़ेगा। परासरण बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, परासरण दाब, वो भी अधिक लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा पाई है वो सी के भी समानुपाती होता है और टी के भी। तो ये हमारे समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या आ जाएगा? पाई समानुपाती सी टी के। अब समानुपाती को हटाएंगे तो हमको एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो पाई बराबर, इस समानुपाती को हटाया मैंने तो स्थिरांक मैंने लगा दिया एस। तो सी एस टी। एस हमारा कहलाता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, यानी कि विलयन स्थिरांक। तो जैसे मैंने समानुपाती को हटाया तो स्थिरांक हमारा क्या आ गया? एस आ गया। तो पाई बराबर हमारा क्या आ गया? सी एस टी। उसके बाद में सी क्या है यहां पर? ये हमारे समीकरण होगी मान लो 3। ये सी क्या है? सांद्रता। और सांद्रता को जर्नली हम मोलरता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पाई बराबर सांद्रता है, उसको हमने मोलरता के रूप में ले लिया। तो मोलरता हम कैसे निकालते हैं? तो ऊपर तो हमारी मोल संख्या होती है और नीचे क्या होता है? विलयन का आयतन, और वो भी किसमें? लीटर में। तो एन तो हमारी क्या हो गई? मोल संख्या। देखो सांद्रता है सी बराबर क्या होता है? एन अपॉन वी। सांद्रता है, कैसे निकालेंगे? ऊपर हमारी क्या आ जाएगी? मोल संख्या, और नीचे हमारा आयतन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती। तो ऊपर मोल संख्या, नीचे आयतन। तो सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एन अपॉन वी और एस टी। उसके बाद में वी को मैंने इधर लिया, तो पाई वी बराबर हमारा क्या आ गया? एन एस टी। पाई वी बराबर आ गया एन एस टी। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से सुनना। आदर्श गैस समीकरण हमारी क्या थी? पीवी बराबर एन आर टी। देखो, ये हमारी आदर्श गैस समीकरण 11th क्लास में हमने पढ़ी थी, 5वें चैप्टर में।
पीवी बराबर क्या था, NRT। यहां पाई वी बराबर क्या है, NST। तो अगर हम ध्यान दें तो पाई क्या है, परासरण दाब हो गया, पी हमारा गैस का दाब हो गया, वी यहां पर भी आयतन है, यहां भी आयतन हो गया, एन मोल संख्या है, यहां भी एन मोल संख्या है, टी यहां टेम्परेचर है, यहां भी टेम्परेचर है। तो यहां एस है और यहां क्या है, आर। तो इन दोनों अगर समीकरणों को हम ध्यान से देखें तो एस और आर है, ये दोनों बराबर है, एस और आर है, दोनों बराबर है। पाई दाब हो गया, ये गैस का दाब हो गया, यहां पर ये विलयन अवस्था में परासरण दाब हो गया। वी क्या है, यहां विलयन का आयतन हो गया, यहां भी आयतन हो गया। एन क्या है, मोल संख्या, विलय की मोल संख्या हो गई, यहां गैस की मोल संख्या हो गई। टी क्या है, परम ताप, यहां भी टी परम ताप है। तो यहां एस क्या है, सॉल्यूशन स्थिरांक, या आर क्या है, गैस स्थिरांक। तो इस समीकरण से हमारा क्या स्पष्ट होता है कि जो एस है वो किसके बराबर होता है, आर के। देखो निकला है, एस बराबर किसके, आर के। तो एग्जामिनर क्या होता है, बहुत ज्यादा चालाक होता है। तो कई बार वो क्या करता है, हमको प्रश्न में एस की वैल्यू ना दे करके आर की वैल्यू दे देता है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है, एस बराबर किसके, आर के। तो जो मान एस का आता है वही किसका आता है, आर का। या इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई वी बराबर NRT। ये हमारी समीकरण 4 है, ये समीकरण कितनी हो गई, 5। आप दोनों को यूज में ले सकते हो, एस का मान दे तो ये समीकरण यूज में ले लेना, आर का मान दे तो ये वाले समीकरण काम में ले लेना, क्योंकि एस बराबर किसके होता है, आर के। उसके बाद में या इनके थोड़े से मात्रक की बात भी हम कर लेते हैं कि जो हमारा एस या आर, इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो यहां से इस समीकरण से निकल आएगा, तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आर बराबर पाई वी अपोन में क्या आ गया, एन टी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आर की। तो आर बराबर आ गया पाई वी अपोन में एन टी। पाई क्या है हमारा, तो पाई है हमारा परासरण दाब। चलो दाब को मैं एटीएम में ले लेता हूं, तो दाब मैंने किस में ले लिया, एटीएम में। वी क्या है, आयतन, आयतन मैंने किस में ले लिया, मान लो लीटर में ले लिया। एन क्या है, मोल संख्या, तो यहां मोल आ गया। और टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर मान लो केल्विन में ले लिया मैंने। तो ये हमारे आर की वैल्यू आ गई। तो आर बराबर क्या आ गया, एटीएम लीटर, मोल इनवर्स का हो जाएगा ऊपर जाकर, और केल्विन इनवर्स। तो अगर हमसे आर या एस है, इसका मात्रक पूछ ले तो मात्रक भी हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो मात्रक क्या आ जाएगा, एटीएम लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आर की। तो इस प्रकार से हम आर का मात्रक भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये हमारी समीकरण थी, पाई वी बराबर क्या थी, NST, समीकरण 4। तो समीकरण 4 से तो समीकरण 4 हमारी थी पाई वी बराबर NST, पाई वी बराबर NST। तो हमको परासरण दाब पाई निकालना है, तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, NST अपोन में V। तो पाई बराबर क्या आ गया, NST अपोन में V। या पाई बराबर, अब N क्या है, विलय की मोल संख्या, यहां N क्या है, विलय की मोल संख्या। तो विलय की मोल संख्या कैसे निकालते हैं, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार। दोबारा सुनो ध्यान से, यहां N क्या है, विलय की मोल संख्या, और विलय की मोल संख्या हम कैसे निकालते हैं, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार।
तो विलय की मात्रा को मैंने मान लिया WB, ये विलय की मात्रा होगी, और अनुभार क्या हो गया MB। बाकी यहां क्या है V, और ऊपर क्या है ST। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम परासरण दाब पाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी समीकरण आ गई 6। तो इससे हम पाई निकाल सकते परासरण दाब। उसके बाद में अगर हमसे MB पूछ ले, क्योंकि हमने जितने भी देखे हैं, क्वथनांक उन्नयन हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, परासरण दाब हो गया, इन सब में हमने MB की वैल्यू जरूर निकाली है। MB मतलब क्या है, M मतलब अणुभार, किसका, B मतलब विलय, तो विलय का अणुभार। तो MB हम कैसे निकाल सकते हैं, MB बराबर WB ST अपॉन में क्या आ जाएगा पाई इंटू V। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, अवाष्पशील विलय का अणुभार। MB क्या है हमारा, अवाष्पशील विलय का अणुभार, और पाई क्या है परासरण दाब। तो इस प्रकार हम परासरण दाब और अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर M/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो, और R हमको प्रश्न में दे रखा है 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो हमारा परासरण दाब है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर CRT या CST, क्योंकि C बराबर किसके होता है, R के। इसके अभी थोड़ी देर पहले ये हमने चर्चा की थी। तो अगर वो आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है तो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल को आप कर सकते हो। तो ध्यान रखना प्रश्न में दे रखा है ये फॉर्मूला, ये हमको याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो पाई बराबर क्या होता है CRT। तो पाई बराबर, अब हमको एक तो C की वैल्यू चाहिए, एक R की वैल्यू चाहिए और एक T की वैल्यू। देखो C बराबर हमको प्रश्न में दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर M/10। अब ये M/10 हमारी क्या है, सांद्रता, मतलब C की वैल्यू दे रखी है हमको। तो C बराबर हमारा कितना है M/10, ये इसको 1/10 लिख सकते हो आप। तो सांद्रता हमारी आ गई 1/10। दूसरा क्या है R बराबर, तो R की वैल्यू हमको प्रश्न दे रखी है 0.0821, और इसका मात्रा क्या दे रखा है ATM लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये R हो गया। अब बस हमको केवल क्या चाहिए T। तो T बराबर कितना दे रखा है हमको 27 डिग्री सेल्सियस। तो T हमको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहां देखना, यहां R है, इसका मात्रक क्या है केल्विन, R के अंदर केल्विन आ रहा है, और यहां हम क्या दे रखा है सेल्सियस में। तो ध्यान रखना R में जो वैल्यू यहां पर दे रखी जो मात्रक में, वही यहां पर C रखनी हमको, सॉरी वहां पर T है उसी मात्रक में हमको लेना है। तो जो सेल्सियस है इसको हमको किस में चेंज करना होगा, केल्विन में, क्योंकि R की वैल्यू केल्विन के अंदर दे रखी है। तो इसके अंदर हम कितना जोड़ देंगे 273। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो T भी हमारे पास आ गया 300 केल्विन। अब बिल्कुल सिंपल है, तो पाई बराबर C कितना है 1/10 गुना R कितना है
0.0821 इंटू कितना आ जाएगा, टी कितना है 300। यहां ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। इसका गुणा जब आप 821 से करोगे तो पाई बराबर हमारा आ जाएगा 2.46 ATM। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से जो पाई है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो इस न्यूमेरिकल की बात हो गई। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम। 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का समपराशरी है। क्या है? समपराशरी है। यौगिक A का अणुभार ज्ञात करो। देखो हमको बस एक चीज दे रखी केवल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 4% यूरिया विलयन है, एक अन्य कार्बनिक यौगिक A है, इसके 12% विलयन का समपराशरी है। मतलब इस यूरिया विलयन और इस A विलयन का जो परासरण दाब है वो कैसा है? समान है। तो यूरिया विलयन के परासरण दाब को मैंने क्या मान लिया? पाई 1 बराबर किसके है? A विलयन। इसके परासरण दाब को मैंने क्या मान लिया? पाई 2। प्रश्न में दे रखा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं माना कुछ भी। ये कह रहा है कि जो 4% यूरिया विलयन है, ये 12% जो A विलयन, इसका कैसा है? समपराशरी। मतलब दोनों का परासरण दाब कैसा है? समान है। तो पहली चीज तो हमको ये ध्यान देनी है। अब उसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले हमने परासरण दाब जो पाई है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला देखा था। तो पाई बराबर हमारा क्या था? WB ST अपॉन में WB इंटू V, और यहां ये V किस में है? लीटर में। तो ये जो पाई है, एक बार में मान लिया इसको पाई 1 और एक बार क्या मान लेंगे? पाई 2। तो पाई 1 की वैल्यू रखते हैं हम। तो पाई 1 बराबर क्या जाएगा? WB। बस यहां पर केवल मैं 1 लिख देता हूं। S और T की वैल्यू हमको प्रश्न में नहीं दे रखी इसमें, तो इसको ऐसा कैसे लिख दो? ST MB1 इंटू V बराबर किसके आ गया? WB, अब यहां क्या है? 2 मानना हमने, 2 ST अपॉन में MB2 इंटू V। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है और ध्यान दोगे तो बिल्कुल आसान बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि पाई 1 बराबर पाई 2 के, और ये वाला फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने व्युत्पन्न किया था। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। इस वाले से बना सकते हो, पाई बराबर CRT से ये फॉर्मूला आप बना सकते हो। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें एक बार पाई 1 है और एक बार पाई 2 है, उसमें WB1 करना है और MB1 करना है। यहां 2 है तो यहां 2 कर देंगे, बस केवल इतना काम करना है छोटा सा। उसके बाद अब वैल्यू रखनी है हमको एक एक करके। तो ये कह रहा है 4% यूरिया विलयन, तो WB1 मतलब यूरिया की मात्रा मान लेते हैं हमारा जो कुल विलयन है, जो हमारा कुल विलयन है वो हमने कितना मान लिया? 100 ग्राम मान लिया। तो कुल विलयन हमारा कितना है? 100 ग्राम। और इसकी जो हमने एक घनत्व 1 ग्राम पर लीटर है। अगर हमको घनत्व नहीं दे रखा है, अगर हमको किसी प्रश्न में घनत्व नहीं दे रखा है और वहां जरूरत पड़ रही है, तो हमको हमेशा कितना मानना है? 1 ग्राम पर ml, सॉरी 1 ग्राम पर ml, ये मानना है हमको घनत्व। तो अब ध्यान सुनना, मानना कुल विलयन हमारा कितना हो गया? 100 ग्राम। 100 ग्राम का 4% कितना होता है? 4 ग्राम। तो 4 आ गए यहां पर, गुणा S गुणा T।
अपॉन में MB1 यूरिया विलयन था, तो यहां पर विलय हमारा क्या है, यूरिया। तो यूरिया का जो अणुभार है वो कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CO NH2, यही फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो 2 नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 1 का 17 होता है, 1 का 14 होता है परमाणु भार, तो 14 इसका हो गया, 34 14 28 हो गया। तो ये तो हमारा 28 आ गया। 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, बराबर आ गया 60। आप निकाल के देख लेना। तो जो हमारा यूरिया है इसका जो अणुभार है वो हमारा कितना आ गया 60, तो यहां आ जाएगा 60 गुणा। अब आयतन है वो किस में चाहिए हमको, लीटर में। तो आयतन मैंने कितना माना था 100 ग्राम, कितना माना था 100 ग्राम, और घनत्व हमें से कितना मानना है 1 ग्राम पर ml। तो 100 ग्राम है, इसको अगर ml में चेंज करेंगे तो 100 ml ही आएगा हमारा, लेकिन यहां पर हमको ml में नीचे किस में चाहिए, लीटर में। किस में चाहिए, लीटर में। ये ध्यान रखना, ये क्या है, इसका घनत्व है। तो कुल विलयन हमारा कितना आ गया 100 ml, और 100 ml अब कैसे बन गई आपको पता है। घनत्व जब हमको दे रखा है तो जो हमारा आयतन है, द्रव्यमान है, उसको हम आयतन में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो एक बार देख लो, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और हमको क्या चाहिए, आयतन। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान हमारा कितना है 100, कितना द्रव्यमान 100 ग्राम, और आयतन कितना है 1 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, या ml नीचे इनवर्स का है, ऊपर जाकर ml बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 ml, लेकिन ml में नीचे किस में चाहिए, लीटर में। तो 100 है, इसमें हम 1000 का भाग लगा देंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा हमारा। जब यहां 1000 का भाग लगाएंगे तो 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा। बस यही गलती करोगे आप। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो बहुत आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखो ध्यान से, WB2 यानी कि जो A है हमारा, उसकी मात्रा तो कितनी है, 1 की मात्रा 12%, इसको हमने 12 ग्राम मान लो कुल हमारा 100 ग्राम हो गया, तो 12 आ गया, गुणा S गुणा T। इनकी वैल्यू हमको दे ही नहीं रखी। MB2 है, ये तो हमको ज्ञात करना ही है। जो A है, A का अणुभार यानी कि MB2, ये तो हमको याद करना है। तो मैंने सीधे लिख दिया MB2 इंटू V। अब V दोबारा हमारा कितना आ जाएगा, हमने जो द्रव्यमान है वो कितना माना था 100 ग्राम, और घनत्व कितना है 1 ग्राम पर ml, तो 100 ml आ जाएगा। और ml को हम किस में चेंज करेंगे, लीटर में। तो 100 बटे 1000, 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब जो कट रहे उनको काट लो, इसे 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से, ये ST है, इससे ये ST कैंसिल हो जाएगा। तो MB2 बराबर इसको इधर ले पक्षांतरण करके हम, तो MB2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12 गुणा, ये गुणा में चला जाएगा 60 अपॉन क्या आ जाएगा 4। देख लो चाहे ध्यान से। तो MB2 बराबर, ये 3 बार कट जाएगा, और 60 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो अणुभार हमारा कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखनी है,
एक बात हमको ये ध्यान रखनी, यहां पर जो V है, ये जो V है, पहले हमने माना था कुल द्रव्यमान, माना कुल द्रव्यमान हमारा कितना है 100 ग्राम। ठीक है, कुल द्रव्यमान कितना था 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का यहां पर 4% यूरिया दे रखा है, तो 4 ग्राम हमारा यूरिया आ गया था। ठीक है, उसके बाद में अब यहां हमको V चाहिए था, लेकिन प्रश्न में हमको V नहीं दे रखा, लेकिन द्रव्यमान तो दे रखा था ना 100 ग्राम, और इसका घनत्व तो हमेशा कितना मानोगे 1 ग्राम पर ml। अगर हमको नहीं दे रखा, इस घनत्व से ये जो द्रव्यमान है ये आयतन में परिवर्तित हो जाएगा, और आयतन हमारा कितना आ जाएगा 100 ml। लेकिन यहां हमको ml में नहीं लेना, किस में लेना है लीटर में, इसलिए 100 में कितने का भाग लगा देंगे 1000 का, 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा। ऐसा इसमें करना है। यहां कितना था कार्बन यौगिक 1 के 12% विलयन का, मानना कुल द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम का 12% कितना हो गया 12 ग्राम। तो यहां WB2 की मात्रा कितनी आ गई 12 आ गई। उसके बाद ये V चाहिए था हमको, V कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका है। कुल द्रव्यमान हमारा 100 ग्राम था, घनत्व तो 1 ग्राम पर ml, तो 100 ग्राम को हम किस में चेंज कर लेंगे, इस द्रव्यमान को हम आयतन में चेंज कर लेंगे। आयतन हमारा कितना आ जाएगा 100 ml, 100 के बटे में कितना कर देंगे 1000, क्यों, क्योंकि इसको लीटर में चेंज करना है, क्योंकि यहां लीटर में चाहिए, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे MB2, तो ये हमारा आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ सकता है, और ऐसे प्रश्न सामान्यतः 2 नंबर के ही आते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे वान टॉप गुणांक की, उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा।